हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमित। आज हम इस वीडियो में जो एग्रीकल्चर की पोस्ट आई हुई है टेक्निकल असिस्टेंट 2759 पोस्ट, उसके अकॉर्डिंग देखने हैं कि इसमें जो सिलेबस दिया गया है एग्रीकल्चर का, बेसिकली इसमें 3 पार्ट में है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पार्ट 1 में यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए हुए हैं और टोटल मार्क्स कितने का है। टाइम पीरियड तो आपको पता ही है, 2 घंटे का है। उसके बाद इसमें हम पार्ट 1 में देखते हैं कि इसमें सब टॉपिक है। क्रॉप साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड क्रॉप फिजियोलॉजी है, सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड स्कीम है और लास्ट वन डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री है। इसमें हम इसका वेटेज भी देख लेते हैं। पार्ट 1 में 65 क्वेश्चंस जो आएंगे, इसका टोटल 65 मार्क्स का आएगा। इसमें हम ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वेटेज है इसमें हमारा क्रॉप साइंस का 25 मार्क्स का, या 25 क्वेश्चन बोलिए, जो भी कहिए। इसमें 10 मार्क्स है, सॉइल साइंस 15 मार्क्स का है, एक्सटेंशन 5 और इकोनॉमिक 5 और डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री 5। ये टोटल 65 मार्क का है। इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो इसके सिलेबस को आप यूँ देखेंगे तो ये बुलेट पॉइंट में दिया हुआ है, और बुलेट पॉइंट में देने के साथ साथ इसमें चीज़ें बहुत क्लियरली नहीं समझ में आ रही हैं कि कैसे हैं, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, किसे क्या इसमें इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है, इसको समझ में नहीं आता ऐसे। तो आप अपने सहूलियत के लिए अपने हिसाब से इसको जो है एक 4 साइज पेपर ले लीजिए। मैंने जिससे तैयारी की थी, मैंने जो स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, वो मुझे ठीक लगा था। आप अपने हिसाब से भी देखिए, अगर मैं चीज़ें शेयर कर रहा हूँ उसको देखिए, अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप भी उसको नोट डाउन करिए और आपको बहुत बेनिफिट होगा। और ये चीज़ें उसको ब्रीफली कैसे लिखना है, इसी सिलेबस को हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, उसमें देखेंगे कि कैसे हमको सिलेबस को अपना 65 मार्क का डिफाइन करना है, कैसे देखना है उसको। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने क्रॉप साइंस का जो 25 मार्क्स का है उसको हमने ऐसे क्लासीफाई किया है कि जैसे उसमें पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स में देखोगे कि पहला टॉपिक है इसमें फाइबर क्रॉप्स, पल्स क्रॉप, सीरियल क्रॉप, ऑयल सीड है, मिलेट्स क्रॉप है, कैश क्रॉप है, स्पाइसेस है, फॉडर हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इसमें देखिए मैंने जगह जगह अपना ये अपना इम्पोर्टेंट बता दिया है कि ये कैश क्रॉप इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये फ्रूट और वेजिटेबल इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और बाकी ये शुरू के जो चीज़ें हैं ये तो आपको करना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, पूरे पेपर में देखने को मिलेंगे। फाइबर क्रॉप है, इसमें पल्स क्रॉप है, सीरियल क्रॉप है। इसमें एक एक चीज़ों में आप पूरा डिटेल्स एनालिसिस नहीं करना है कि हमको पीएचडी कर लेना है, ऑयल सीड मिला तो हम सरसों पढ़ने लग जाएं, सरसों के अंदर भी जितनी स्पीसीज हैं हर किसी को पढ़ने लग जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमको बहुत ही स्टेप वाइज एल्गोरिदम पकड़ के चलना है, क्या चीज़ें पढ़नी है ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट एक स्टूडेंट होने के नाते ये चीज़ भी ज़रूरी है कि हमको सारी चीज़ें पढ़ने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें हमारा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो नहीं निकल पाता है। हम बहुत सारी चीज़ें पकड़ के चलते हैं और हमारे बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं और वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता तो हमारा टाइम भी लॉस हो जाता है। तो हमको देखना क्या है कि इसमें जैसे ऑयल सीड में है तो हमको इसमें देखना है, जैसे सनफ्लावर हो गया, सबसे ज़रूरी है, ये मस्टर्ड हो गया, सरसों की फसल हो गई। तो ये क्रॉप्स 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके साथ-साथ ऐसे ही हर क्रॉप्स में आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें, इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ही पढ़नी है और उसका एनालिसिस बढ़िया से करना है। इसमें इसलिए इसको मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया है ताकि हमको क्लियरली यहाँ पे ऐसे दिखे कि हाँ, मुझे ये चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इसलिए भी ज़रूरी है, आजकल इंडस्ट्रीज़ ये बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही हैं, क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट का जो मैनेजमेंट होता है, जैसे आप हार्वेस्टिंग करके आए, हार्वेस्ट करने के बाद उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, कहाँ रखना है, कैसे लॉस ना हो, वो सब चीज़ें ज़रूरी है। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनना एक स्वाभाविक सी बात है। और तीसरा टॉपिक देते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। यहाँ पे हमको प्रिजर्वेशन और प्रोसेसिंग, ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रिजर्वेशन क्या करते, कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, क्या चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है,
एक कलरफुल वाले में ऐड होता है, एक बिना कलरफुल वाले में ऐड होता है, डिब्बाबंदी क्या होती है, कैनिंग क्या होती है, तो ये सब सारी चीज़ें हमको यहाँ इसमें देखने को मिलेंगी। और चौथा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ। तो देखिए वहाँ पे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन लिखा था, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप रोटेशन, क्रॉपिंग पैटर्न। तो ऐसे आपको पढ़ना कैसे है, इसको पढ़ना ऐसे है कि प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप रोटेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, प्रिंसिपल्स ऑफ फार्मिंग। तो ऐसे देखिए, और फिर उसके बाद फार्मिंग में भी उसमें डायरेक्टली ऐसे बुलेट पॉइंट में लिख दिया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग। तो यहाँ पे हमको ये ध्यान देना है, ये सेगमेंट काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये सेगमेंट। इसमें देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ड्राई फार्मिंग है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग है और नेचुरल फार्मिंग है। इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग हमको ये क्लियरली पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में डिफरेंस क्या है। इसके साथ साथ हमको स्टैटिक या डायनेमिक पोर्शन दोनों ध्यान देना है। जैसे हमको ये पता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो आपसे अगर कुछ ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट कौन सा है, तो फिर ये तो होगा कि हम तो ऑब्वियसली हमारे डायरेक्ट बुक में ऐसे लिखा नहीं रहता है, तो आपको ये नॉलेज में होना चाहिए कि जैसे सिक्किम हमारा सबसे पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो फिर वो लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है। हम तो सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को पढ़ने चले थे, वहाँ पे हमसे ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड ही सब क्वेश्चन पूछा, लेकिन वो जीके के पोर्शन में हो गया, लेकिन वो इंक्लूड इसमें होगा। तो वो इस तरीके से होलिस्टिक हमको मैनर में पढ़ाई करनी है। ड्राई फार्मिंग क्या है, अब एग्जैक्टली ड्राई फार्मिंग नहीं पूछेगा, वो आपको ड्राई फार्मिंग का पैटर्न पूछ लेगा। ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्या होता है, ड्राउट एग्रीकल्चर क्या होता है। इसमें बेसिकली क्वेश्चन क्या बनता है कि कहाँ पे कितना परसेंट वाटर प्रेसिपिटेशन होता है, कितना वर्षा होता है, उसके आधार पे किस टाइप की फार्मिंग है। तो ये चीजें ऐसे हैं। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग में कौन सी चीजें किसके साथ कैसे जुड़ी हुई हैं, इंटीग्रेट हैं। क्वेश्चन के कीवर्ड को एनालिसिस करना सीखिए फ्रेंड्स, उसके बाद ही हम उसको जस्टिफाई करेंगे कि किस चीजें को कैसे करना है। नेचुरल फार्मिंग क्या है, नेचुरल फार्मिंग एग्जैक्टली ऐसे बोल सकते हो कि जहाँ पे हम नेचुरली तरीके से देखो वर्ड को ही पकड़ो, नेचुरल मतलब क्या, प्राकृतिक, प्राकृतिक जो कोई इंटरफेयर ज्यादा नहीं करते हैं, नेचुरल तरीके से फार्मिंग कैसे करते हैं वो चीज है। ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉपिंग टाइप्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस। मोनोक्रॉपिंग क्या है, रिले क्रॉपिंग क्या है, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग क्या है, ये हमको पढ़ना है। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है, और मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है। और उसके बाद ये कि ये फ्रेंड ये इंटर क्रॉपिंग क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये टॉपिक पूछ रहा है, सोशियो इकोनॉमिक्स यूज। अब देखिए यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक्स यूज है, तो इसका ये मीन निकल रहा है कि ये फार्मर से कैसे रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमको पढ़ाई करनी है इसको। और फिर उसके बाद ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीड, इसको बहुत ध्यान देना है। ये मैंने 5, 4, 6 इसलिए लिखा है कि जब भी आप उसमें बुलेट पॉइंट में देखोगे तो वहाँ ये इस वाले बुलेट में ये 4, 5, 6 में सीड वाला मेंशन हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया कि ये 5, 4, 5, 6 में मेंशन है। तो इसमें हमको क्या ध्यान देना है कि सीड का इम्पोर्टेंस क्या है, कोई सीड की क्यों इम्पोर्टेंस है, किस टाइप का सीड इम्पोर्टेंट है, यहाँ टाइप भी आ गया सीड का। प्रोडक्शन का मेथड क्या है, आप जैसे पूछे NBFRG मदर सीड, फाउंडेशन सीड है, और जैसे एक ट्रिक बना ना, ये न्यूक्लियर सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड, और यहाँ पे सर्टिफाइड सीड। तो ये एक निमोनिक्स हो गया। इस तरीके से आप जो है चीज़ों को करने की कोशिश करिए, आप आसानी से ये चीज़ें याद हो जाती हैं। तो हर चीज़ का ट्रिक नहीं बनाना है, बस जहाँ ज़रूरी लगे कि हाँ ये चीज़ हो सकता है तो उसमें कर सकते हैं। एक्सटेंशन में ऐसे यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट में एक्सटेंशन वाले में भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं सीड का ट्रीटमेंट। सीड का ट्रीटमेंट जैसे है हॉट ओवन में कैसे कितने परसेंटेज मॉइस्चर पे ट्रीट करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हमको यहाँ पे ध्यान देनी है, और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस का सेंस ये है कि जैसे स्टेटमेंट बना करके दे दिया फ्रेंड्स, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस कभी भी कोई चीज़ का इम्पोर्टेंस गलत नहीं होता है कभी। जैसे कोई गवर्नमेंट स्कीम लाती है तो उसका कभी नेगेटिव इम्पैक्ट के लिए नहीं लाती है, तो उस स्टेटमेंट को क्वेश्चन में जब 2027 या 26 में जब भी 27-59 वाली पोस्ट का एग्जाम होगा, तो वहाँ पे जब इस बार जैसे क्वेश्चन पेपर बना था उसी के अकॉर्डिंग बनेगा, उसी फॉर्मेट पे बनेगा। फिर
ये होगा कि हमारा डायरेक्टली क्वेश्चंस जो है बुक जो हम रेफर्स करते हैं, निम्रा सुंदा हो गया, नारायण नागरे हो गया और 35 ईयर एग्रीकल्चर क्वेश्चन हो गया, तो वो डायरेक्ट हमको नहीं मिलता है, तो हम फिर ये कहते हैं कि डायरेक्ट सिलेबस से नहीं मैच कर रहा है। तो हमको होलिस्टिक मैनर में चलना है, हमको अपना एरिया ब्रॉड करना है। हाँ, चीजें टू द पॉइंट होनी चाहिए, ये नहीं रैंडम कहीं से कुछ भी पढ़ लिए, ऐसा नहीं करना है। अगला टॉपिक है क्रॉप प्रोटेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन चीजें कहाँ से ज्यादा बन रही हैं वो भी ध्यान देना है। प्रिंसिपल्स हो गया, स्कोप हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया, और उसके बाद इसमें पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल का क्या है कि इसमें इक्विपमेंट कौन से यूज करते हैं और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए केमिकल्स कौन यूज होते हैं। हम सारे केमिकल नहीं रटेंगे, हमको जरूरत ही नहीं है। हम वही देखेंगे जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं उसमें कौन से इम्पोर्टेंट पेस्ट हैं, इसको एक चार्ट पेपर पे बना करके ऐसे करके क्रॉप लिखेंगे, क्रॉप यहाँ पे पेस्ट लिखेंगे, वहाँ पे एक में जैसे यहाँ पे केमिकल यूज क्या हो रहा है, बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या हो रहा है, और वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज हो रहा है। तो इस तरीके से हम एक चार्ट बना लेंगे और चार्ट में लिख करके ऐसे याद करेंगे तो वो हमको आसानी से जाएगा, ताकि बार बार हमको लिखना ना पड़े और एक ही चार्ट में हमारा सारा हो जाए। तो इसको इसको करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिनॉप्सिस है। ये सिनॉप्सिस ही आपको जो है लास्ट टाइम में रिकॉल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा, वही आपको जो है एग्जाम में रिकॉल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट साबित होगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे इंसेक्ट है, पेस्ट है, डिजीज है, ये टॉपिक बुलेट वहाँ पे दिया हुआ है, मैंने इसको इस तरीके से लिखा है। इसका मेजर क्रॉप, मेजर क्रॉप मतलब मेजर क्रॉप्स ऑफ इंसेक्ट, मेजर क्रॉप्स ऑफ पेस्ट, मेजर क्रॉप्स ऑफ डिजीज, इसको ऐसे देखना है। और फिर उसके बाद इसका मैनेजमेंट कैसे करना है, किसका मैनेजमेंट करना है, इस इंसेक्ट का मैनेजमेंट, इसका पेस्ट का मैनेजमेंट और डिजीज का मैनेजमेंट कैसे करना है। और मेजर क्रॉप्स बोला है तो आप कभी भी जो इम्पोर्टेंट क्रॉप नहीं है, अब पता चला हम चल रहे हैं कि जो वाली क्रॉप को उसका एक एक कीट और डिजीज और पेस्ट हम देखने लगे, ऐसा नहीं करना है। हमको कैश क्रॉप में जैसे हमको देख लेना है कि शुगर केन हो गया, इसका इम्पोर्टेंट देख लेना है, इसका तीनों देख लेना है। उसके बाद हम राइस में देख लेंगे, व्हीट में देख लेंगे। तो ऐसे मेजर मेजर क्रॉप को आप सिलेक्ट करेंगे, उसके इंसेक्ट पेस्ट डिजीज को ऐसे देखेंगे और चार्ट बना के याद करेंगे, सिनॉप्सिस बनाएंगे, तभी तैयार चीजें होंगी। उसके बाद स्टोरेज एंड प्रोड्यूस करेंगे, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकता है, क्योंकि स्टोरेज वाले क्वेश्चन से क्वेश्चन इसलिए भी बन सकता है क्योंकि नई नई स्कीम्स आती रहती हैं, बजट में रहता है, सर्वे में रहता है, चीजें गवर्नमेंट इसको प्रमोट करती है और जो चीजें करंट में चलती हैं उससे रिलेट करके वो क्वेश्चन बनाएगा। इसलिए इस बार ये क्वेश्चन बना था यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सीड से। तो सीड रिप्लेसमेंट रेशियो पूछा था, वो भी रेलेवेंट टॉपिक हमारा इसी से है। हम क्या उम्मीद करके जाते हैं कि वो हमसे न्यूक्लियर ब्रीडर और सर्टिफाइड इस तरीके के सीड वुड पूछेगा, और जबकि वैसे वो क्वेश्चन बन जाए तो ठीक है, मिल गया, लेकिन हमको उस तरीके से सीड रिप्लेसमेंट रेशियो अगर पूछता है तो उसके लिए भी हमको तैयार रहना, वो इसी में आएगा। हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन हमको और हर तरीके से तैयार रहना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं, हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी एंड प्लांट ब्रीडिंग एंड क्रॉप फिजियोलॉजी। इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें तीन टॉपिक हैं, तीन टॉपिक या बेसिकली बोल सकते हैं तीन सब्जेक्ट ही हैं, और टोटल मार्क्स 10 का है। इसमें प्लांट ब्रीडिंग भी है, इसमें क्रॉप फिजियोलॉजी भी है। अब क्रॉप फिजियोलॉजी में अब देखिए, इसमें बहुत ज्यादा क्लियरली मेंशन नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी में हमको क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंस दे दिया। अब इंपॉर्टेंस का एरिया तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, जितनी टेक्नोलॉजी आएंगी कोई कोई ऐसा तो है नहीं कि वो कोई टेक्नोलॉजी बनेगी तो वो नुकसान करेगी। टेक्नोलॉजी बनाई ही इसलिए जाती है कि वो हमको, किसानों को या ह्यूमन के लिए वो फायदा हो, उसमें हमको बेनिफिट में मिले। उसकी यूटिलिटी क्या है, अब हम कोई चीज बना रहे हैं तो उसकी यूटिलिटी के लिए ही तो बनाएंगे, उसकी उपयोगिता ही रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि टेक्नोलॉजी बना दी उसको हमको रखना है, तो ये चीजें नहीं। यूज इन एग्रीकल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमको स्पेसिफिकली इसका पढ़ना कहाँ है, एग्रीकल्चर में कैसे यूज है। तो एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना है। जैसे आप पढ़े हैं फ्रेंड बीटी कॉटन, तो बीटी कॉटन का यूज कैसे है एग्रीकल्चर में, बीटी कॉटन बना कैसे है, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज है, कौन सी बैक्टीरिया यूज हुआ है, आप इसको कमेंट में करके बताइएगा फ्रेंड्स। उसके बाद प्लांट ब्रीडिंग का है। अब प्लांट ब्रीडिंग तो एक सब्जेक्ट ही है एमएससी में, बीएससी में। अब इसमें देखिए यहाँ पे मैंने जी एंड पीबी लिखा है, तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग लिख दिया है। तो ऐसे में आप पूरा पढ़ने लग जाओगे तो आपको सारा टाइम इसी में खत्म हो जाएगा।
आपको ये सब नहीं करना है। आपको क्या करना है, प्रिंसिपल देख लेना है, यूज देखना है, इंपॉर्टेंस देखना है। देखना कैसे है, अब बहुत सारी जेनेटिक्स की ऐसी चीजें हैं जो कीवर्ड हैं, जैसे इनोप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, नलीसोमी, तो ये ऐसे ऐसे कीवर्ड हैं, तो वो छोटे छोटे टर्म है, उसको आप पेपर साइज में अपने अकॉर्डिंग देखिए कि कैसे याद होता है, उसको आप हैक ट्रिक्स कुछ भी देख करके याद करिए, उसको याद करिए। वो चीजें वन लाइनर में पूछेंगे तो आपको वहाँ पे देखना होगा। और उसके बाद हम ये टॉपिक अच्छा है, अच्छा तो है, इसमें चीजें बहुत ब्रॉड हैं, इसमें कुछ भी अगर पढ़ने जाएंगे तो ये काफी कॉन्सेप्चुअल है, इसमें आप रट्टा नहीं मार सकते। इसमें जैसे क्रेब्स साइकिल है, हैच सेलेक्ट साइकिल है और ग्लाइकोलाइसिस है, तो ये सारी चीजें पूछता है। उसके बाद इसका कौन सा प्रोडक्ट है, लास्ट प्रोडक्ट है, इनिशियल प्रोडक्ट है, इन और कौन सा एंजाइम किस पे काम कर रहा है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस से कैसे डिफरेंस होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, और अगर यहीं आपसे पूछ ले कि इवेपो ट्रांसपिरेशन क्या होता है फ्रेंड्स, उसके बारे में आपको भी जानना चाहिए। प्लांट की एनाटॉमी, अब बताइए प्लांट की एनाटॉमी एक अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको आप पूरा नहीं करना है। ये तीनों पोर्शन अगर आपने कर लिया ना, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इवेपोरेशन, यहाँ से आपका मोस्टली क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं एक एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में 5 नंबर का आएगा ये। 5 नंबर में हमको सबसे ज़्यादा अगर फोकस कहीं करना है तो ये दूसरा वाला टॉपिक देखिए फ्रेंड्स। इसमें क्या है कि एक्सटेंशन मेथोडोलॉजी, ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है। और इसके बाद ये आ गया ट्रेनिंग वाला देखना है, ऑब्जेक्टिव, टाइप एंड इम्पोर्टेंस और प्रोग्राम। ये दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चंस कहाँ से बनेगा, स्कीम्स, जैसे सेवाग्राम, नीलीखोरी योजना, मारथंडम प्रोजेक्ट, अल्बर्ट मेयर, तो ये सब सारी चीजें हमको यहाँ पे रट के जानी है, किसी भी तरीके से हमको करना है। इंडिया के लेवल पे भी देखना है और स्टेट के लेवल पे भी देखना है, ठीक है। और फ्रेंड्स ये चीज और देखिए, एक चीज मैं बताऊंगा, एग्जाम में कभी भी जैसे कि यूपी स्पेशल का क्वेश्चन हो गया या कोई स्कीम हो गई, अगर ऑप्शन में आपको समझ नहीं आ रहा है कि यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है या फिर छत्तीसगढ़ है, तो ऑप्शन में कोई क्वेश्चन अगर ऐसे पूछता है तो वो अगर आपको एकदम ब्लैंक है, आपको कोई स्कीम नहीं आ रही, तो मोस्टली चांस होता है कि अगर हमारा यूपी का एग्जाम है तो वो प्रीफर करेगा कि एग्जामिनर तो यूपी के ही स्कीम को आपसे पूछने की कोशिश करता है। तो ये हमेशा नहीं सही होता है। अगर मान लीजिए आपको लगाना ही है आंसर कि नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, तो आप इस पे जा सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, करके आप जा सकते हो, लेकिन रैंडम ऐसे नहीं मारना है तुक्का कि हम कहीं कुछ भी मार दें। ये सब सारी चीजें देखनी है। और रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, देखिए रूरल हमेशा से इम्पोर्टेंस रहा है, चाहे आप हिस्ट्री में देखिए या फिर कहीं भी देखिए। एक्सटेंशन में रूरल डेवलपमेंट है, जैसे सीडीपी हो गया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस हो गया, तो ये सब सारी चीजें देखनी है। और उसके बाद नरेगा हो गया, जैसे नरेगा पे इस बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, मनरेगा हो गया, इस बार तो उसमें नरेगा का नाम जैसे जी राम जी कर दिया है, तो ठीक है, इस बार इसके आने के चांसेस बन जाते हैं कि ये इसमें क्या चेंजेस हुए हैं, कौन सा बिल था, कौन सा अमेंडमेंट था। तो ये डायरेक्टली हमारा ऐसे तो वो देखोगे, कहोगे कि ये तो हमारा एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो करंट अफेयर है, ये कहीं और सब्जेक्ट का है, ऐसा नहीं है। ये जी राम जी हमारा इस रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में आ जाएगा, तो ये हमारा एक्सटेंशन का क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से रिलेट करके ऐसे पढ़ना है फ्रेंड, तो हमारा चीजें ऐसे कवर होंगी। इसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक्स एंड स्कीम। यूपी एग्रीकल्चर का रोल क्या है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में यूपी में, तो यूपी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे देखना है। तो यूपी में चीजें हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में इकोनॉमिक रिफॉर्म कैसे हुए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट क्या है, प्लान फॉर एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर स्टैटिक क्या है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इसमें जो आप पढ़ते हो ना कि कौन सा स्टेट फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, जैसे व्हीट में फर्स्ट है स्टेट, राइस फर्स्ट स्टेट, प्रोडक्शन स्टेट, तो ऐसे करके ये स्टैटिक वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। इसमें आप प्रीफर करिएगा कि ज़्यादा पीआईबी का, ठीक है। मैं बता दूंगा कि कैसे करना होता है, पीआईबी से कैसे देखना है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो। एग्रीकल्चर स्टूडेंट अक्सर ये सब चीज़ें इग्नोर करते हैं, शायद उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, और गाँव के स्टूडेंट होते हैं उनको जैसे पीआईबी नहीं पता होता है कि पीआईबी क्या है, कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, तो वो चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। मैं अपने वीडियो में बताऊंगा इसको देखना कैसे है, कहाँ से क्वेश्चन बनाता है, और आपको भी वो आइडिया लगना धीरे धीरे आ जाएगा, अब करते जाएंगे, ठीक है फ्रेंड।
उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमएसपी। एमएसपी में क्या करता है फ्रेंड कि वो पूछेगा आपसे कि कौन सा क्रॉप का सबसे ज़्यादा परसेंटेज में पैसा बढ़ा है, कौन सा का सबसे घटा है। तो इस तरीके से तो ऐसे 2025-26 में किसका बढ़ा था, किसका घटा था, ये देख लेना है। अच्छा, जैसे हमारा 2026 और 27 का बजट आया है, तो इसमें एमएसपी में फिर उसके बाद एमएसपी जैसे रिलीज होती है, नया डाटा जो आता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, तो इसको हमको ध्यान भी देके चलना है। थैंक यू। उसके बाद आगे हम चलते हैं। आगे हमारा है एक ये टॉपिक है डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसमें हमको देखना है डोमेस्टिक मतलब अपने देश की जो ब्रीड है, कैटल हो मतलब गाय हो या भैंस हो, उसका फीडिंग मैनेजमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है ब्रीडिंग मेथड का। देखिए ऑब्जेक्टिव तो है ही, लेकिन यहाँ पे हमको देखना है कि ये ब्रीडिंग का ये मेथड क्या है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। ब्रीडिंग वही प्रजनन जिसको बोलते हैं हिंदी में, और ब्रीड्स कौन सी हैं, यहाँ पे जैसे बोला ब्रीड्स क्या है, तो ब्रीड्स को भी ध्यान देना है। और फीडिंग मैनेजमेंट में जैसे पूछ लेता है कि जीवन निर्वाह के लिए कितना जरूरी है, बॉडी वेट के हिसाब से कितना राशन जरूरी होता है, 2.5 किलो, 3 किलो, 3.5 किलो, इस तरह के ऑप्शन में वो क्वेश्चन बना करके दे देगा कि कितना इतने किलो की गाय है, इतना जीवन निर्वाह के लिए है, वो प्रेग्नेंट नहीं है तो कितना राशन चाहिए, अगर प्रेग्नेंट है या फिर लैक्टिंग में है तो कितना उसको राशन चाहिए होता है। तो इसको सवाल के रूप में भी दे सकता है फ्रेंड। मिल्क प्रोडक्शन कितना है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ जैसे हम देखे थे क्रॉप साइंस में स्टैटिक वाला पोर्शन इकोनॉमिक्स में, यहाँ पे फ्रेंड कि कौन सा स्टेट फर्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन में, उसी तरीके से यहाँ पे मिल्क में भी देख लेते हैं कि कौन सा इंटरनेशनली में ज़्यादातर जैसे देखते हैं प्रोडक्ट बनाता है तो डेनमार्क है, तो हमको वहाँ तक भी पढ़ना पड़ सकता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में ऑल ओवर वर्ल्ड देख सकते हैं, इंडिया में देखेंगे, फिर उसके बाद यूपी में क्या रैंक है ये भी ध्यान देना होता है। फिर पोल्ट्री फार्मिंग देख लेते हैं, फिश फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है, सेरिकल्चर, ये बहुत ब्रॉड हो जाएगा। आप इसके लिए एक छोटा सा कोई वीडियो देख करके एक रफ नोट बना लेंगे, ये पर्याप्त रहेगा। अगर फंसना होगा तो इसी में से आएगा, नहीं तो एक और काम कर सकते हैं, फिश इसके लिए कोई स्कीम अगर चल रही है तो ये जरूर देंगे, जैसे मत्स्य संपदा योजना, और एपीकल्चर है, सेरिकल्चर है। एपीकल्चर में जैसे मधुमक्खी की वैरायटी है ना, डॉर्सेटा है, एपिस मेलिफेरी है, तो इस बार क्वेश्चन भी बना था, तो वो आप वैरायटी भी देखेंगे और उसमें क्या किसी का फीचर है उसको देख लेंगे। सेरिकल्चर है, लाख से भी क्वेश्चन बना था, जैसे लाख होता है ना, लाख कीट, वो वहां से क्वेश्चन बना था फ्रेंड। उसके बाद डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें आप डोमेस्टिक एनिमल उसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं डिजीज का, और दियर मैनेजमेंट। तो आपको बेसिकली इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है, सीधे डिजीज लिखनी है और उसके बाद इसका मैनेजमेंट क्या करना है। अगर कोई अदर फीचर हो उसमें, डिजीज से रिलेटेड वायरल है, बैक्टीरियल है, तो उसके वेक्टर को लिख देंगे। लास्ट वन है सॉइल साइंस। सॉइल साइंस में वाटर कंजर्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए मैंने एक 15 से 20-25 पेज का सिनॉप्सिस नोट्स बनाया हुआ है, तो बाद में मैं इसके लिए एक वीडियो से बना करके या फिर पीडीएफ में डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा, फिर अपने हिसाब से उसको वीडियो मतलब आप अपना नोट बना सकते हो। यहाँ पे लाइनिंग ऐसे ऐसे मैंने इसलिए प्रिंट की है ताकि मैं बार बार इसको इसमें टिक लगा सकूँ कि मैंने कितनी बार रिवाइज किया है, अलग अलग बार रिवाइज किया हूँ, अलग अलग पेन यूज किया हूँ फ्रेंड्स। तो इसके लिए ऐसे है। सॉइल साइंस में प्रॉपर्टी क्या है, सॉइल साइंस के कंपोनेंट क्या है, सॉइल साइंस का प्रोसेस का फॉर्मेशन क्या है, जैसे वो पैरेंटल रॉक से, फिर उसके बाद रेगोलिथ हुआ, फिर उसके बाद उसमें जैसे ये होता है ना फ्रेंड, क्या बोलते हैं उसको, सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल में कैसे है, ए है, बी है, सी है, आर है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान देनी है वहाँ पे। इस तरीके की इसकी प्रॉपर्टी क्या है सॉइल की, इसमें नोट्स में सारी चीज़ें मैंने मेंशन की हुई है। इरोजन क्या है और उसका मेजर कंट्रोल क्या है, सॉइल का न्यूट्रिएंट, उसका रोल, डिफिशियंसी कहाँ दिखती है सॉइल में, अगर न्यूट्रिएंट की कमी है तो कैसे पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसे होलिस्टिक मैनर में जब आप सोचोगे, एक बार देखोगे सिलेबस में, तो आपको एकदम क्लियरली पता चलेगा हाँ मुझे ये चीज़ पढ़नी है। फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो 15 मार्क्स का है ना, ये सॉइल साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सबसे पहले कवर कर लेना आप। माइक्रोबायोलॉजी क्या है, माइक्रोब्स कौन पाया जाता है, कौन बेनिफिशियल है, जैसे नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, ये सारी चीज़ें इसमें ध्यान देनी है। सॉइल का सर्वे कैसे किया जाता है, सैम्पलिंग कैसे की जाती है,
कंजर्वेशन टेक्निक्स क्या होती है सॉइल को बचाने के लिए, इरिगेशन, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इरिगेशन और ड्रेन इरिगेशन में जैसे स्प्रिंकलर हो गया, ड्रिप इरिगेशन हो गया, माइक्रो इरिगेशन के जो ये पार्ट है, तो इनको बहुत ब्रीफली देखना है। इनको आप इनका हिस्ट्री भी ध्यान देंगे तो कहाँ से बना है, कैसे आया, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, इजराइल से कैसे निकला, तो वो सब सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान देते हुए चलनी है। हाँ, यही बेसिक चीज है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो गलती नहीं करनी है, नहीं करनी है, इसको एफोर्ड नहीं कर सकते हम। उसके बाद यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ड्रेनेज में बस क्या कि कभी आप ये भी देख लीजिए कि जैसे वी नोज है, और इसमें 2-3 चीज़ें हैं, मैं थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। उसमें ड्रेनेज में वी शेप है, ऐसे बनता है ना वी शेप, तो क्यूबिक मीटर में पूछता है ना वो कि कितना पानी फ्लो होगा, उसका फॉर्मूला होता है ऐसे कुछ एल करके है, उसको फ्रेंड आप देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे वाटर शेड मैनेजमेंट। वाटर शेड बेसिकली क्या है कि पानी के नुकसान को कम से कम होने के लिए उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। जैसे एक एरिया हो गया, यहाँ से ऐसे पानी आ रहा है, एक इनलेट से बाहर जा रहा है, तो उसको कहीं स्टोर कर रहे हैं, तो उसी को वाटर शेड मैनेजमेंट बोलते हैं फ्रेंड्स। इसी तरीके से इसको पढ़ना है। एक इमेज वाली चीजें हमेशा याद रहती हैं, इमेज बना बना के पढ़ेंगे फ्रेंड्स, आपको ईजी जाएगा। तो ये रहा पूरा सिलेबस, जिसको मैंने आराम से बता दिया है कि देखो आप इसको ऐसे लिखिए, अपने A4 साइज पेज लीजिए, उस पे लिखिए, आप जो चीज़ें रिकॉल कर सकते हैं उसको यहाँ पे छोटा-सा लिख दीजिए कि हाँ, मुझे ये चीज़ें भूल रही हैं। और बाकी मेरे से जितना हो सका फ्रेंड मैंने अपनी तरफ से कोशिश की। अगर कोई गलती हुई हो बोलने में या कुछ चीज़ें छूट गई हों, आप कमेंट करके बताइएगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, अगर कहीं कोई सुधार करना होगा, आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। मतलब आप कुछ भी कमेंट में आप बता सकते हो कि मुझे और क्या करना चाहिए अपने, मतलब कोई गलती हुई हो तो। हाँ, लास्ट में मैं बताऊँगा कि आप पीआईबी, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है कि हमारे एजीटीए 2759 वाले पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। और मैंने पिछले वाले पेपर को देखा तो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चंस मुझे मिले थे। तो आप इसको देखिए और रिकॉल अच्छे से ध्यान से पढ़िए, समझिए कि सिलेबस को इस तरीके से डिकोड करिए और अच्छे से कवर करिए। थैंक यू, बाय, हैव ए गुड डे।